नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वक्त हो चला है 6:30 बजे का, जहां हम फिर से लेकर हाजिर हैं आपके लिए अपनी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जहां दिखाएंगे प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें। तो रुक करेंगे सबसे पहली बड़ी खबर लखनऊ से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने मीडिया का गला घोंटा। बात की जाए कश्मीर की तो धारा 370 लागू कांग्रेस ने की। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, क्योंकि आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए थे। ये खबर आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान को लेकर के ये तमाम बातें कही। ठीक आज ही के दिन 25 जून 1975, एक काला दिन जहां संविधान का घोटा गया गला। तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे लखनऊ से। मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने तमाम बड़ी बातें कही संविधान को लेकर, अपडेट्स करें। बिल्कुल निकिता, इमरजेंसी के 50 साल पूरा होने को खासतौर पर उस काले अध्याय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि कैसे कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान मीडिया का गला दबा दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे देश के संविधान के साथ इमरजेंसी के दौरान किस तरह दुष्प्रभाव पड़ा और कैसे लोगों की आवाज को दबाया गया, कैसे मनमाने तरीके से इमरजेंसी का इस्तेमाल कर देश के कई सारे हिस्सों में मनमानी की गई और खासतौर पर जम्मू और कश्मीर में धारा 370 लगाई गई। ये वो बातें थी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस विशेष कार्यक्रम के दौरान कहते आए। भारतीय तौर पर 50 साल के दौरान हुए इस इमरजेंसी काल, यानी हर साल इसे यादगार के तौर पर मनाया जाता है, उस काले वक्त के लिए किस तरह से उस वक्त लोगों की आवाजें दबाई जा रही थी और दोबारा देश में कभी ऐसा काल ना आए। और कांग्रेस की हकीकत को भी भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से इसे विशेष तौर पर मनाकर बताती हुई भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा आज कई बड़े चेहरे, कई जो मंत्री हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे, जहां पर जनता के बीच रहे और जनता तक भी, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, वो तमाम बड़ी बातें पहुंचाई जो उनको लगता है वाकई कि ये जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जानना। इसी का काल कांग्रेस के भी अध्याय में काले समय के दौर पर देखा जाता है और पूरे इंदिरा गांधी शासन काल में यह कहा जाए कांग्रेस के उस स्वर्णिम काल जिसे कांग्रेस बताता है, उस दौरान इस इमरजेंसी के क्या कुछ हुआ देश में, ये किसी से छुपा नहीं।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मौका है इमरजेंसी के जरिए लोगों तक बताना, पहुंचाना और सीधे तौर पर पॉलिटिकली भी कहा जाए तो इस बात को प्रचारित करना, बताना कि कैसे इमरजेंसी के दौरान देश के हालात बद से बदतर थे, कैसे किस तरह से अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों को बिना कारण बताए जेलों में ठूस दिया गया, अखबारों के पन्ने कोरे छपा करते थे, मीडिया का गला घोट दिया गया था और कैसे जम्मू और कश्मीर में धारा 370 भी लागू की गई। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का, जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां आपको बता दें कि एक ऐतिहासिक और प्राउड मोमेंट, जहां XOM-4 मिशन पर शुभांशु रवाना हो चुके हैं। कैनेडी स्पेस स्टेशन अमेरिका से मिशन लॉन्च हुआ और शुभांशु के साथ 3 और एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में पहुंचे। अंतरिक्ष जाने से पहले शुभांशु का पहला संदेश, और उन्होंने कहा, जय हिंद, जय भारत। XOM-4 मिशन से जुड़ी खबर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां शुभांशु कैनेडी स्पेस स्टेशन अमेरिका से मिशन लॉन्च हुआ और उनकी रुखसती हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर XOM-4 मिशन पर शुभांशु रवाना हो चुके हैं। एक ऐतिहासिक पल और बधाई संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एक्स पर साझा किया। तो लखनऊ से मेरे सहयोगी लगातार अभिषेक मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, जिस तरीके से एक ऐतिहासिक पल उन तमाम देशवासियों के लिए मिशन पर जिस तरह से शुभांशु की रवानगी हो गई है, आप भी आज पूरा दिन उनके परिवार के साथ मौजूद रहे थे, बने थे। अपडेट करिए किस तरीके से, क्या भाव है उन सभी के चेहरों पर, उन सभी के दिलों में। देखिए, XOM-4 भारत के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन, साथ ही इसरो और नासा का एक ज्वाइंट ऑपरेशन। इतिहास में ये पहला मौका था जब इस तरह 2 बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने एक साथ मिलकर किसी मिशन को शुरू किया और फिर अब ये मिशन अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ 41 साल बाद राकेश शर्मा वो पहले अंतरिक्ष यात्री जो भारत से थे, और फिर ठीक 41 साल बाद भारत का बेटा शुभांशु, जो एक फाइटर पायलट, ट्रेनिंग पायलट और इसके अलावा अब इस मिशन को कमांड करने वाले कमांडिंग पायलट के तौर पर स्पेस में दाखिल हुए हैं। 14 दिन तक ये मिशन चलने वाला है और उसके बाद शुभांशु वापस लौटने की यात्रा शुरू करेंगे। सीधे तौर पर कहा जाए तो उनके परिवार के लिए लखनऊ के बेटे शुभांशु, जो यहीं पले बड़े, यहीं शुरुआती पढ़ाई हुई और यहीं से उन्होंने एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई किया और जिसके बाद उनके जीवन में ये यात्रा फाइटर पायलट बनने की शुरू। उनका परिवार भावुक था, माता पिता के चेहरे पर नमी आंखों में थी और भगवान को याद कर रहे थे उस वक्त, जिस वक्त उनका स्पेस शटल भारत के शुभांशु जिसे कमांड कर रहे थे, और जब वो ऑर्बिट से बाहर निकल रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल रहा था, उस वक्त माँ की आंखें नम थी, पिता भगवान का नाम ले रहे थे और हर कोई उनके कुशल की कामना कर रहा था। परिवार में और भी लोग थे जो पूरी तरह उनके जो
साथ बिताए हुए पल उनकी आंखों के सामने चौंध रहे थे और बहुत भावुक और खास तौर पर रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचक पल था जब आज शुभांशु रवाना हुए। 14 दिन बाद उनका मिशन खत्म होगा। भारत के लिए भी 7 अलग-अलग सैंपल्स उन्हें इकट्ठा करने हैं वहां से, और फिर वापसी होगी शुभांशु की। और भी दिलचस्प बातें होंगी तो शुभांशु वापस आएंगे। हालांकि उनका लखनऊ आने का कोई शेड्यूल नहीं, परिवार ही बैंगलोर जाएगा और फिर वहां से यूएस जा सकता है, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा गौरवशाली पल, भारत का बेटा शुभांशु 41 साल बाद स्पेस पहुंचा है। और सीधे तौर पर कहा जाए तो सभी देश के गणमान्य लोगों की तरफ से बधाई संदेश परिवार को दिए गए हैं। और भी जानकारियां मिल रही हैं। शुभांशु ने भी जाने से पहले माता पिता से बात की। कुछ और दिलचस्प बातें कि शुभांशु को मीठा बहुत पसंद है, लिहाजा हलवा और आमरस वो अपने साथ खरीद के ले गए, ऐसी भी जानकारियां मिल रही हैं। जाहिर है आपने भी आज बातें की होगी उनके अभिभावकों से, पेरेंट्स से, क्या कुछ कहना था हमेशा से, क्या शुभांशु का सपना यही था जिसको उसने आज मुकम्मल किया यानी हासिल कर लिया? बिल्कुल, शुभांशु के कुछ मेंटर्स हमारे साथ थे, उनके साथ पले बड़े उनके मौसी के बेटे आशीष दीक्षित भी हमारे साथ थे। बता रहे थे कि बहुत अनएक्सपेक्टेड शुभांशु, उनको उनके माता पिता ने कभी मोटरसाइकिल चलाना नहीं सिखाया, मोटर बाइक चलाना नहीं सिखाया, कभी कार चलाना नहीं सिखाया, उन्होंने खुद सीखा और हमेशा सबको चौंकाते रहे। इसी तरह एनडीए का एग्जाम उन्होंने कब दिया, उसमें क्वालिफाई हुए, उसकी तैयारी कब कर रहे थे, ये बातें उन्होंने कभी घर में किसी को नहीं बताई। इसी तरह स्पेस रिसर्च के लिए उन्हें चयन जब पहली बार गगनयान के लिए किया गया, तब भी उन्होंने अचानक अपने परिवार को बात बताई जब वो मॉस्को ट्रेनिंग गए थे। और इसी तरह से एग्जाम के लिए भी जब उनका चयन हुआ तो उन्होंने अपने पूरे परिवार को चौंका दिया। एक के बाद एक ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले शुभांशु कभी नंबर 2 नहीं रहे, हमेशा से एक नंबर उन्हें पसंद रहा है, चाहे वो क्लास हो या फिर अब पूरी दुनिया भर में तमाम देशों के फाइटर पायलट बात आए। शुभांशु शुक्ला का नाम इसलिए लिया जाएगा क्योंकि वो हैं जिन्होंने देश के ही नहीं दुनिया भर के सभी अलग अलग देशों से फाइटर पायलट जो ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनका बिल्कुल। टेस्ट चल रहा था, उन सबको पीछे करके एक नंबर पे पहुंचे। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप सुन रहे थे लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक को। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, आपके टीवी स्क्रीन पर बताते चले, जहां पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला सामने आया है। बात की जाए साल 2026 की, तो 26 से 2 बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा। पहली बार फरवरी में और दूसरी बार मई में होंगे एग्जाम्स, और इसके बाद ही अप्रैल और मई में जारी होंगे जो एग्जाम्स हैं उसके रिजल्ट्स यानी नतीजे, और पहले फेज के एग्जाम में शामिल होना बेहद अनिवार्य। हालांकि दूसरे चरण की परीक्षा ऑप्शनल होगी। तो इस पूरी खबर पर लखनऊ से मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, थोड़ा सा पैटर्न में अब चेंज आ रहा है सीबीएसई में, जहां पर 2 बार एग्जाम्स देने होंगे, पहला मैंडेटरी होगा लेकिन दूसरा ऑप्शनल बना दिया गया है। अपडेट करें। बिल्कुल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और जिसके बाद अब साल 2026 यानी अगले साल से अब 2 बार परीक्षाएं होंगी 10वीं बोर्ड की। जो परीक्षाएं हैं वो होंगी और पहली बार फरवरी में परीक्षा होगी और दूसरी बार मई में एग्जाम होंगे। अप्रैल और मई में दोनों यानी जारी होंगे एग्जाम के नतीजे हैं और पहले फेज में एग्जाम देना बेहद जरूरी होगा। दूसरे चरण की परीक्षा जो है वो होगी, वो ऑप्शनल होगी। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों को पहली जो परीक्षा होगी उसमें शामिल होना बेहद जरूरी होगा और निश्चित तौर पर यह भी साफ कर दिया गया है कि दूसरे चरण की जो परीक्षा है वो ऑप्शनल, तो 2 चरणों में ये परीक्षाएं होंगी। हालांकि अब दोनों ही परीक्षाओं में जो छात्रों को शामिल होना होगा और ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। रवि, इस फैसले के बाद क्या बच्चों की, स्टूडेंट्स की कोई
प्रतिक्रिया इसको लेकर के निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, अभी तक इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में ये फैसला आया है और इसको लेकर ज़रूर चर्चाएँ ज़रूर रहेंगी। और जिस तरीके से पूरा फैसला लिया गया है, उसके बाद जो माना जाता था कि अंतिम समय में जो परीक्षाएँ होती वही अहम मानी जाती है, लेकिन इस बार जो फैसला लिया गया है वो साफ करता है कि जो 10वीं बोर्ड की जो पहली परीक्षा है वो फरवरी में होगी और उसमें शामिल होना ज़रूरी होगा। तो ये कहीं न कहीं छात्रों के लिए भी तैयारी उनको करनी होगी। उसके हम्म। निश्चित तौर पर जैसे ये माना जाता है कि अंतिम समय में जब एग्ज़ाम होंगे उसको ही पास करना होगा, लेकिन ये साफ तौर पे अब उन छात्रों के लिए भी चैलेंज होगा कि किस तरीके से उनको पूरी तैयारी के साथ जो फरवरी में जो पहली परीक्षा होगी उसको पास करना होगा। उसके बाद फिर दूसरी बिल्कुल। परीक्षा उन्होंने तैयारी करनी होगी। बहुत धन्यवाद रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अब अगली बड़ी खबर का, जो मेरठ से आ रही है टीवी स्क्रीन पर। देखें, मेरठ से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कांवड़ यात्रा में डीजे को लेकर के नए नियम बने हैं। बारह फीट ऊंचे और 14 फीट चौड़े डीजे पर यहां रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा में अश्लील गानों पर भी प्रबंधन। एसपी सिटी और एसडीएम सिटी ने इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जहां डीजे संचालकों के साथ बैठक में ये अहम निर्णय लिए गए। तो मेरठ से ये बड़ी खबर, जहां कांवड़ यात्रा में डीजे को लेकर नए नियम कानून बनाए गए हैं। मेरठ से मेरे सहयोगी पंकज गुप्ता इस खबर पर लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये नए जो नियम कानून डीजे को लेकर के बने हैं, क्या कुछ इसमें और तब्दीली की है और इससे कितना असर अब देखने को मिलेगा कांवड़ यात्राओं में? जी बिल्कुल बता दूं, क्योंकि 11 से लेकर 23 तक कांवड़ यात्रा चलने वाली है। क्योंकि 23 तारीख को जो है महाशिवरात्रि है, उसका जल है वो चढ़ेगा। उसको लेकर पहले से ही मेरठ में तैयारी शुरू हो गई है। आज पुलिस लाइन में जो एसपी सिटी आयुष विक्रम और जो एडीएम सिटी है उनके द्वारा जो डीजे वाले हैं, यानी कि जो डीजे के स्वामी हैं, उनसे बात की गई है। उनको सख्त आदेश दिए गए हैं कि इस बार वो यानी कि किसी को भी डीजे देंगे तो उन पर एफआईआर होगी। यानी कि उनको पहले ही कह दिया गया है कि 12 फीट लंबाई और 14 फीट जो चौड़ाई वाले जो डीजे होंगे, वो यानी कि डीजे जो स्वामी होंगे उन पर एफआईआर होगी। यानी कि 2 कॉलम 3 कॉलम वाले डीजे पर तो चल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा किसी को कॉलम दिए जाएंगे या डीजे की हाइट होगी तो इस बार कांवड़िया जो कांवड़ ले जाने वाले हैं, जो बुक करने वाले हैं, उन पर एफआईआर नहीं, यानी कि जो साउंड सिस्टम के जो मालिक हैं उन पर एफआईआर होगी। बिल्कुल यह आज साफ निर्देश यहाँ पर एसपी सिटी द्वारा एडीएम जो सिटी है उनके द्वारा दिया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि इस बार जो शहर के अंदर जो बड़े डीजे आते थे उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। उनको भी जो बाहर जो हाईवे है उनसे बाहर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस तमाम सारी चीजों को लेकर जो अभी यानी कि 15 दिन पहले से ही जो है मेरठ प्रशासन और शासन लगातार कांवड़ की तैयारियों में लगा हुआ है। जी बिल्कुल, धन्यवाद पंकज आपका हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अब सीधे ले चलेंगे आपको कानपुर, जहां कानपुर से एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां 12वीं के छात्र ने मां की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, गला घोंटकर हत्या के बाद शव को छिपाया गया। बेटे ने मां के शव को
बेड के अंदर छुपाया और पुलिस ने आरोपी बेटे को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस पूरी तरीके से जुट गई है। तो कानपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर 12वीं के छात्र ने यानी एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। तो कानपुर से मेरी सहयोगी ज़ेबा खान मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। ज़ेबा, एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और उसके बाद उनके शव को छिपाने का प्रयास किया। क्या अपडेट है, आखिर क्या वजह बन गई कि एक 12वीं के छात्र को अपनी मां की हत्या करना पड़ गया? देखिए, कल्याणपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। बात बहुत ही मामूली थी। उनके जो उर्मिला, जिन बड़ा बेटा जो है वो 12वीं का स्टूडेंट है और उससे बर्तन धोने के लिए कहा, उसने मना कर और हाश हो गई तो बेटे ने तैश में आकर जो माँ दुपट्टा ओढ़ी थी उसी के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। और छोटा भाई था नहीं, छोटा भाई स्कूल गया हुआ था उस टाइम, और उसने जो है माँ के शव को छुपाने की माँ की जो लाश थी और उसको डाल दिया। हालांकि वो लाश नहीं थी, मरणासन स्थिति में कर दिया था। सांस थोड़ी बहुत चल रही थी, जैसा कि पुलिस ने अपने बयान में बताया है। उसके बाद जब छोटा बेटा घर आया तो माँ को ना पाकर उसने बड़े भाई से पूछा कि माँ कहाँ है, लेकिन भाई ने उसके जवाब नहीं दिया। बहरहाल छोटे भाई ने लगातार से माँ का दुपट्टा लटक रहा था, उसने दुपट्टे को खींचने की कोशिश करी तो वो बाद वो जो छोटा बेटा था उस महिला का, उसने जो है बेड की ऊपर की प्लाई हटाई तो देखा माँ की सांसें कम ही बची थी और नाक से मुंह से खून आ रहा था। उसके बाद उसने फौरन जो है पुलिस को फोन किया, मामा को अपने फोन किया, मोहल्ले के लोगों को बुलाया, लोग जमा हुए और स्थानीय जो निजी अस्पताल था वहां ले जाया गया। बहरहाल वहां जो है महिला को ले जाते उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद जो है पुलिस ने बड़े बेटे को हिरासत में ले ली। लगातार अपना बयान बदलता जा रहा है, लेकिन वो ये बात अपने जो छोटे भाई है उसको बता चुका है और लगातार वो अपना बयान बदल रहा है। जी बहुत शुक्रिया ज़ेबा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल अब रुक करेंगे आज की आखिरी खबर का, जो प्रयागराज से आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां मालगाड़ी के पेट्रोल टैंकर में आग लगी। स्टेशन के पास मालगाड़ी में ये आग लगती है और रेलवे अधिकारियों और साथ ही कर्मचारियों में हड़कंप मचा। किसी तरह दमकल विभाग की टीम ने उस आग पर काबू पाया और समय रहते आग बुझाने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो अब सीधा रुख करेंगे प्रयागराज से। मेरे सहयोगी अमित श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या है पूरा मामला, आखिर कैसा है ऐसा बड़ा हादसा होने से टल गया और ये पूरी आग लगने की जो चीजें सामने आ रही हैं, अपडेट करें। बिल्कुल, प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के न्यू डीहा रेलवे स्टेशन के समीप की ये घटना है, जहां पे जो मालगाड़ी थी जिसमें पेट्रोल डीजल जो इसमें से लाया जा रहा था, उसमें अचानक आग लग जाती है और आग लगने से हड़कंप मच जाता है। लेकिन सूझबूझ की जो रेलवे के जो कर्मचारी थे जो काम कर रहे थे, उन्होंने तत्काल वहां पे फायर ब्रिगेड और फायर की जो टीमें थी उसको वहां पे उन्होंने तत्काल सूचित किया। वो मौके पर तत्काल पहुंची और आग को बढ़ने से पहले ही उसको बुझा दिया। एक बड़ा हादसा कह सकते हैं टला है, लेकिन किन कारणों से ये आग लगी इसके लिए बाकायदा जांच की जा रही है।
जो सीपीआरओ है उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच बैठाई गई है कि किन कारणों से और किन वजहों से ये आग लगी है, क्योंकि अगर ये आग फैल जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि आसपास के जो पूरा इलाका था वो पूरा एकदम ध्वस्त हो जाता, वहाँ पूरा आसपास ऐसी आग लगती जो संभाले नहीं समझती, लेकिन एक बड़ा हादसा कह सकते हैं सूझबूझ से चल गया। लेकिन कारण क्या है ये अभी पता लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट है या कोई और कारण रहा है, इन बिल्कुल। सभी चीजों को लगातार पता लगाने में जुटी हुई है। जी तो बिल्कुल कारण पता करने की लगातार कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर से हाजिर होंगे आप सबके सामने लेकर के अपनी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स का। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें और देश और दुनिया की खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।